मैं अपने आप आकर देखूंगा कि उसके साथ मुझे क्या करना है। बहुत तड़पाया है तुमने अवनी। ऐसा कहकर रूपेश ने गुस्से में फोन काट दिया। अशोक ये बात अच्छे से जानता था कि जब रूपेश के सर पर गुस्सा सवार हो जाता है तब वो छोटे बड़े की सारी तमीज भूल जाता है। और ये बात बहुत हद तक सही भी थी, क्योंकि गीता को भी उसने बार बार बुढ़िया कहकर पुकारा था। रूपेश को अशोक ने काफी समझाने की कोशिश की। आखिरकार वो अपने बेटे की जिद के आगे हार गए और उसने जॉनी को ऑर्डर देते हुए कहा, सुनो, हमें गौतम और उसके पूरे परिवार को तो पकड़ना ही है, लेकिन उसकी बीवी अवनी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना, यहां तक कि उसके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी। आखिरकार मुझे उसको अपने बेटे की सेवा के लिए जो लगाना है, उस लड़की पर सिर्फ मेरे बेटे का हक है और कोई भी उस लड़की को गलत नजरों से नहीं देखेगा और इधर उधर छूने की कोशिश नहीं करेगा। जॉनी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, जी सर, मैं आपकी बात समझ गया, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। यहां घर में अवनी इस बात से बेखबर थी कि उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था, जो जल्द ही उसके साथ साथ गौतम की भी जिंदगी को तबाह करने वाला था। अवनी पूरे रूम की अलमारियां खोलकर बैठ गई। आखिर इतने सारे पैसों का कहां से जुगाड़ करूं? सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी 2 लाख से ज्यादा नहीं बन रहे हैं। एफडी तोड़वा ली, बैंक में जितना था सभी इकट्ठा कर लिया। गहने मॉम बेचने नहीं दे रही। अगर गहने बेचने देती तो मेरा काम आसानी से हो जाए। क्या करूं? किससे अपने दिल का हाल बताऊं? गौतम को भी ये सब बातें बताकर परेशान नहीं कर सकती। गौतम को एक चीज मालूम नहीं थी कि रूपेश उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है जहां पर अनिल का इलाज चल रहा है और रूपेश उसके पीछे से एक नया जाल बना रहा है। वो तो सिर्फ अनिल अग्रवाल की खिदमत में लगा हुआ था और इस वक्त भी नर्स के साथ अनिल की दवाइयों के बारे में पूछ रहा था। जी ठीक है, थैंक यू। मैं समझ गया कि दवाई कैसे देनी है। मैं डैडी जी को बिल्कुल समय पर दवा खिला दूंगा। अच्छा ये बताइए कि खाने में कोई परहेज करना है क्या? गौतम अनिल के लिए कंसर्न था, इसलिए सारी बातें नर्स से कंफर्म कर रहा था। वो अपना रोल एक बेटे की तरह निभा रहा था। यहां दूसरी तरफ जॉनी अपनी गाड़ी में नीचे जाकर बैठने ही वाला था और पूरी फोर्स को रेड क्रॉस हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए निकालने ही वाला था कि तभी वहां पर एक सफेद रंग की बहुत लंबी गाड़ी आकर खड़ी हुई, जिसे देखकर जॉनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसने जॉनी के साइड वाले शीशे पर खटखटाते हुए खिड़की नीचे करने का इशारा किया। ओए, बाहर निकल के आ। इतने सालों में जिस जिसको पता था कि जॉनी अशोक का राइट हैंड है, उनमें से किसी ने भी कभी भी जॉनी से इस तरह बात नहीं करी थी और उस बूढ़े आदमी का एक कड़क लहजा देखकर जॉनी को गुस्सा आ गया और वो दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोला, क्या है बे बूढ़े, अपनी जान की चिंता है या नहीं, या मरना चाहता है? उस बूढ़े आदमी ने एक सिगरेट अपने मुंह में लगाई और उसे जलाते हुए बोला, शांति शांति, शांत हो जा बच्चे, अपने बाप को ऊपर से नीचे बुला। जॉनी ने उस बूढ़े आदमी के सामने गन निकाल दी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एकदम शांति से जॉनी के आगे खड़ा रहा और कहा, देख, मेरे से पंगा मत ले, जानता है मैं किसका आदमी हूं? जॉनी ने गुर्राते हुए कहा, बताना किसका आदमी है, क्या करेगा? उस बूढ़े आदमी ने सिगरेट फूंकते फूंकते कहा, फिरोज मलिक। फिरोज मलिक का नाम आते ही जॉनी के हाथ कपकपाने लगे। उसने तुरंत अशोक को कॉल मिलाया। सर जल्दी नीचे आ जाइए, फिरोज मलिक का आदमी आया है। फिरोज मलिक का नाम सुनकर तो जैसे अशोक की भी पतलून ढीली हो गई और वो फौरन भागते भागते सीढ़ियों से उतरा। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते घबराहट में उसका पैर भी फिसल गया और उसका माथा जमीन पर लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला और वो उस बूढ़े आदमी की तरफ गया। उस बूढ़े आदमी ने अशोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स दी अशोक, हमारे से बात किए बगैर ही तुम्हें मरने की इच्छा है? अशोक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं माई बाप, आपसे पंगा लेकर हम कहां जाएंगे? उस बूढ़े आदमी ने सिगरेट फूंकते हुए कहा, मैं बब्बन हूं, मुझे फिरोज मलिक ने भेजा है। तू जो ये अपनी पूरी वानर सेना लेकर गौतम को पकड़ने जा रहा है ना, इसके बारे में अपना ख्याल निकाल दे, समझा? अशोक ने हाथ जोड़ते हुए कपकपाती हुई आवाज में कहा, क्यों माई बाप, आखिर उसने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। आप जानते हैं आज उसकी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है।
उस बूढ़े आदमी ने फिर से सिगरेट का कश उड़ाते हुए कहा, क्या बात कर रहा है चिल्लर? तुझे पता है इस काम में तेरे बाप यानी फिरोज मलिक का हाथ है, और तू जानता है कि तू अगर फिरोज मलिक के आदमी पर हाथ डालेगा तो वो तुझे और तेरी पूरी पलटन को ऐसी जगह गायब कर देगा कि फिर। ऐसा बोलते हुए बब्बन जोरों से हंसने लग गया और सिगरेट के कश उड़ाने लगा। अशोक को अंदाजा हो गया था कि फिरोज मलिक के होते हुए वो गौतम से डायरेक्टली तो कोई बदला नहीं ले सकता, इसलिए उसने मन ही मन बोला, फिरोज मलिक के होते हुए गौतम पर हाथ डालना बेवकूफी होगी। रूपेश के लिए मैं अपने लोगों को बलि पर तो नहीं चढ़ा सकता। आखिरकार मुझे इनसे आगे भी काम लेना है, लेकिन अपने बेटे के साथ हुए बुरे सलूक का बदला भी मैं लेकर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, अभी दिखावे के लिए इससे माफी मांग लेता हूं, लेकिन गौतम को तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।